टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भारत गयाना दोस्ती का नया युग में। मैं हूं आपके साथ आर्यन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले अपने 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में इस समय गयाना में है, जहां वो भारत गयाना के आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिहाज से द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। तो 20 देशों वाले कैरिकॉम संगठन के साथ भारत कैरिकॉम की दूसरे शिखर सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का अब से कुछ देर बाद औपचारिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है गयाना में, जिसके पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही मेहमानों से चर्चा करेंगे कि 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गयाना यात्रा के आखिर मायने क्या है। इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी तमाम खबरों का जिक्र करें उससे पहले नजर डाल देते हैं इस वक्त की सुर्खियों, हेडलाइंस पर। गयाना यात्रा के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से करेंगे वार्ता। कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। महाराष्ट्र झारखंड सियासी समर में दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में हुआ बंद। 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी पोलिंग समाप्त। 5 बजे तक झारखंड में लगभग 68% और महाराष्ट्र में 58% से ज्यादा हुआ मतदान। उत्तर प्रदेश के करहल में वोटिंग के लिए के दिन दलित युवती की हत्या से मचा हड़कंप। मामले में 2 गिरफ्तार। सपा नेता पर हत्या का आरोप। भाजपा ने अपराधियों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर सपा को घेरा। छत्तीसगढ़ पहुंचे बिटकॉइन मामले की आंच। रायपुर में गौरव मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के कथित वायरल वॉइस नोट के बाद हुई कार्रवाई। गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ शुभारंभ। दुनिया भर से सिने प्रेमियों और फिल्म निर्माताओं का लगेगा जमावड़ा। तो ये थी इस वक्त की सुर्खियां, लेकिन अपने इस विशेष कार्यक्रम पे वापस आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान इस वक्त गयाना में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की सफल यात्रा के बाद गयाना पहुंच चुके हैं। जॉर्ज टाउन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के साथ दर्जन भर कैबिनेट मंत्री भी प्रधानमंत्री के स्वागत में मौजूद थे। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गयाना की यह पहली यात्रा है। पीएम मोदी जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इस क्षेत्र के साथ भारत की दीर्घकालिक मैत्री बढ़ाने के लिए कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कल प्रधानमंत्री गयाना की संसद को भी विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों की एक सभा को भी गयाना में संबोधित करने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्ज टाउन में पहुंचने पर होटल में पहुंचने पर गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने स्वागत किया। इस मौके पर ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री और बारबाडोस के प्रधानमंत्री के अलावा गयाना के 4 मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय समुदाय के लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर जॉर्ज टाउन के मेयर अल्फ्रेड मैंटोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहर की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय समुदाय काफी उत्साहित नजर आया।
होटल के भीतर भारतीय समुदाय के लोगों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई और इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने देखा और सराहा भी। तो प्रधानमंत्री जब जॉर्जटाउन पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। गयाना के राष्ट्रपति खुद अपने मंत्रिमंडल के साथ में एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। तो जब होटल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो वहां पर भी भारतीयों की एक बड़ी संख्या देखने को मिली। वहां पे भारतीय सांस्कृतिक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री ने भी उन नृत्य को देखा और उसकी सराहना की। और अपने आप में गयाना में भी भारत की जो एक सांस्कृतिक छवि है, प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी है, वो होटल में साफ तौर से दिखाई पड़ी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान गयाना और बारबाडोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगे। आपको बताते हैं कि डोमिनिका ने भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की थी। गयाना पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करेगा। वहीं बारबाडोस की ओर से भी पीएम मोदी को प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया जाएगा। इस लिहाज से देखें तो पीएम मोदी को अपनी 3 देशों की यात्रा के दौरान 4 देशों के बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा। इससे पहले नाइजीरिया के दौरे पर पीएम मोदी को वहां के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार नाइजीरिया, गयाना, बारबाडोस और डोमिनिका के रूप में 4 देश पीएम मोदी को उनके योगदान के लिए सम्मानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना दौरे पर गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ अब से थोड़ी देर में वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लेने और इस क्षेत्र के भारत की दीर्घकालिक मैत्री बढ़ाने के लिए कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे।
तो आपने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री का 3 देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव में इस वक्त प्रधानमंत्री गयाना में मौजूद है। किस प्रकार से अहम है ये यात्रा, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनका परिचय कराते मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। इसके अलावा दूसरी खास मेहमान डॉक्टर अपराजिता कश्यप हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ लैटिन अमेरिका का जो चैप्टर है वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, JNU दिल्ली से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर भाटिया, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 56 ईयर्स के बाद में गयाना की यात्रा हो रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पड़ाव है। 50 साल से भी ज़्यादा का समय, इस यात्रा के मायने क्या है और इस यात्रा के इस समय क्या मायने हैं? निस्संदेह ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। 68 साल बहुत लंबा काल रहा, जिसमें कि श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय जो प्रधानमंत्री थी, उनके बाद अब श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पर गए हैं। उनका इस देश को चुनना इस लंबी यात्रा में, जिसमें ऑलरेडी पहले ये नाइजीरिया गए थे और उसके बाद ब्राज़ील, जहाँ पर न केवल G20 हुआ बल्कि और भी बहुत सारे देश, दुनिया के नेताओं से उनकी भेंट हुई है। उसके बाद भी और आगे जाना, हम तो इस तरफ यही कह सकते हैं कि अगर आप नक्शे पर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी दूर है गयाना, तो उसका अपना ही महत्व है। मगर सबसे बड़ी चीज़ है कि क्यों चुना गया है, और इसमें हम यही कह सकते हैं कि गयाना की अपनी एक ख़ास इम्पॉर्टेंस है, महत्व है। और उसमें मुझे 3 पक्ष बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। पहला तो ये कि जो हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप है, द्विपक्षीय संबंध हैं, वो तकरीबन हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो या वो शिक्षा का क्षेत्र हो या वो कूटनीतिक क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो। तकरीबन सभी क्षेत्रों में हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, सहयोग बढ़ रहा है। दूसरी एक ख़ास बात है वो ये कि ज़्यादातर इस हाई लेवल की जो विज़िट थी सारी उनकी तरफ से हुई थी, और वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, विदेश मंत्री सब लोग आ चुके थे। तो एक तरह से एक ऐसा संतुलन था जिसको बनाना आवश्यक था। और जब पिछले साल हमारे विदेश मंत्री वहाँ पर गए थे, तो हो सकता है कि उनको भी विशेष रूप से संदेश दिया गया हो कि अब समय आ गया है कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आएँ। और तीसरी बात यह है कि इसका एक रीजनल परिप्रेक्ष्य भी है। कैरिकॉम जो वहाँ का समुदाय है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, कैरिबियन कम्युनिटी, अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और इसी यात्रा के दौरान उस सम्मेलन को कल मेरे ख्याल से किया जा रहा है जी, जो इस बात का द्योतक है कि भारत की कूटनीति बहुत कम समय में, प्रधानमंत्री का कम समय लेते हुए उसका प्रभाव जितना अधिकतम हो सके इस बात को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि ये यात्रा बहुत सोच समझ कर बनाई गई है, और इससे मैं समझता हूं भारत के हितों की पूरी रक्षा होगी। जी, डॉक्टर अपराजिता कश्यप जी, आप प्रधानमंत्री की इस मौजूदा यात्रा को, गयाना की यात्रा को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो कहते हैं ना कि 7 समंदर पार इतनी दूर जाना, और ये दिखाता सिर्फ इस बात को नहीं है कि आप दोस्तों के साथ या मित्र देशों के साथ में उसको महत्व देते नजर आ रहे हैं, बल्कि संबंधों में अगर शिथिलता रही है किन्हीं वजहों से, उसको एक नए प्रकार से एनर्जाइज करने की कोशिश, उसको इस प्रकार से नई एक दिशा देने की कोशिश, और कैरेबियाई देशों के साथ में या फिर अफ्रीकी देशों के साथ में एक बेहतर संबंधों को बनाने की एक नई पहल हम बीते कई समय से लगातार देख रहे हैं। उस आधार को देखते हुए मौजूदा यात्रा को आप कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि एम्बेसडर राजीव भाटिया ने काफ़ी सारे मुद्दे उठा दिए, तो मैं कुछ अलग हट के बताऊंगी। एक तो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के नाते, एंड ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, द कैरिबियन कंट्रीज़, तो इसके तहत गयाना के साथ एक संबंध, एक ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव एंड कोऑपरेशन का द्योतक है। दूसरा, मैं ज़्यादा फोकस डाल रही हूँ एनर्जी कोऑपरेशन की तरफ। अब इंटरेस्टिंगली जो लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन था, ये क्रूड ऑयल में काफ़ी रिच था, तो यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी यहाँ से खरीदता था। लेकिन क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी और कनाडा से उसकी सप्लाई बढ़ गई, तो उसने यहाँ से ख़रीदना बंद कर दिया। तो इवेंचुअली इन कंट्रियों को फिर ईस्टवर्ड देखना था, तो उसमें
चाइना और इंडिया की महत्वता बहुत बढ़ गई। तो ये जो सरप्लस क्रूड इनके पास था और इंडिया की रिक्वायरमेंट है 88% ये इंपोर्ट करता है, तो ये एक जिगसॉ की तरह बहुत अच्छे तरीके से फिट कर गया ना। इंडिया की जो एनर्जी पॉलिसी है या एनर्जी सिक्योरिटी है, उसमें दो महत्व मुद्दे ये हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेस और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बेसिस फ्रॉम वेयर एनर्जी हम लेके आते हैं। तो उससे उसको एक नया जगह मिल गया। दूसरा है बिकॉज ऑफ डायस्पोरिक कनेक्ट, तो इंडिया के लिए बहुत आसान था क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो इंडियन ओरिजिन के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक नेचुरल एलाई बन जाते हैं, जब बातचीत में बहुत सहजता आ जाती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर जैसे करीबियन हर कंट्री में जाते तो 15 कंट्री विजिट करना पड़ता। अब एक कैरिकॉम का इंडिया कैरिकॉम समिट को एड्रेस करने से गयाना के अलावा 14 हेड्स ऑफ स्टेट को एक साथ आप मिल सकते हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत कॉमन होंगे। तो वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप 15 कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये बहुत अहमियत दी गई है मोदी जी के विजिट को। इस तरह से उनका एड्रेस करना सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट को। थर्ड जो मैं देखती हूँ, इसको एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव भी हम मान सकते हैं, क्योंकि अब हम वहाँ से बढ़ के डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे हमने 2 HAL 228 एयरक्राफ्ट वहाँ प्रोवाइड किया है जी। तो ये 3 मेरे ख्याल से अहम आयाम होंगे इस विजिट के। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा क्योंकि जो तमाम सेक्टर वाइज कोऑपरेशन को लेकर जो बात हो रही है उसमें कहां पे अभी और ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है उस पर मैं आपसे बात करूंगा। मिस्टर भाटिया, भारत का गयाना के लिहाज से बात की जाए या अन्य कैरिकॉम जो सदस्य देश हैं वहां के लिहाज से बात की जाए, सदियों पुराने एक तरीके से संबंध है। वो जो एक जुड़ाव है करीबन 200 साल पहले तक का, कि कैसे तमाम भारतीय जो प्रवासी गए थे वहाँ पे गिरमिटिया समुदाय के तरीके के माध्यम से वहाँ काम करने को लेकर, और आज वहाँ पे कई पीढ़ियाँ एक तरीके से बीत गई, लेकिन वो भारतीय मूल की संस्कृति के साथ आज भी उस पूरे इलाके में भारत की जो पूरी परंपरा है वो मौजूदगी दिखाती है। ये जो एक बहुत लंबा एक पूरा संपर्क है, इस संपर्क को थोड़ा सा आपकी नज़र से समझना चाहूँगा, और उस संपर्क का आज के परिप्रेक्ष्य में मायने क्या है? बहुत अच्छा पहलू आपने उठाया है डॉक्टर कश्यप के बात करने के आगे। हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 200 साल पहले 1834 के आसपास यहाँ से भारतीय उस देश में गए, और आपको परिप्रेक्ष्य मालूम है उस समय ब्रिटिश उपनिवेशवाद का पूरा जोर था। स्लेवरी ख़त्म हो गई थी या ख़त्म हो रही थी, वहाँ पर लेबर की आवश्यकता थी, बहुत सारी ज़मीन थी, और इसलिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर हम यहाँ से भारतीय लोगों को ले जाएंगे तो वहाँ पर कृषि के लिए और सब चीज़ों के लिए बहुत आराम हो जाएगा। तो इसलिए आप देखें, जब इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे दर्शक यदि ग्लोब पर या मैप पर देखें कि कहाँ है गियाना, तब मालूम पड़ता है कि कितने साहस की, कितने बड़े एडवेंचर की बात थी कि हमारे देश के लोग इतनी दूर उस समय कितनी मुसीबतों के साथ गए। और आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस देश में भारतीय मूल की जनसंख्या तकरीबन 40% है। छोटा सा देश है, करीब 1 मिलियन लोग, 40% जो हैं भारतीय मूल के लोग हैं। और डॉक्टर इरफान अली प्रेसिडेंट साहब जो हैं, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं वहाँ के, और ये मैं कहना चाहूँगा उसी परिप्रेक्ष्य में जो आपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य उठाया है कि उनका भी भारत से बड़ा संबंध है। वो यहाँ के पढ़े हुए हैं, उनको यहाँ से डॉक्टरेट भी दी गई है, ऑनररी डॉक्टरेट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा समुदाय है भारत का, भारतीय मूल का, वो अपने आप को भारत से बहुत जुड़ा हुआ समझता है। आपने अभी चित्र दिखाए संस्कृति के, धर्म के, और जो भी भारत से आता है या भारत की बात को लेकर कुछ कहता है, उसको बड़ा आनंद वहाँ प्राप्त होता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो विवेकानंद कल्चरल सेंटर वहाँ पर बनाया गया है, वो विदेशों में बने हुए
जो सांस्कृतिक केंद्र हैं उनमें से एक बहुत पुराना और बड़ा सक्रिय सांस्कृतिक केंद्र रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, चाहे संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए, चाहे राजनीतिक भूमिका की दृष्टि से देखा जाए, जो हमारा भारतीय मूल का समुदाय है उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ, स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि जब हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में प्लान किया होगा तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ऐसा समझा गया होगा। बिल्कुल। डॉक्टर अपराजिता कश्यप जी, एक और पहलू, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी इस यात्रा के दरमियान 4 अलग अलग देशों से वहाँ के बड़े बड़े सम्मानों से नवाजा जा रहा है। नाइजीरिया में हमने देखा, इसके अलावा किस तरीके से गयाना, बारबाडोस और डोमिनिका का भी जो घोषणा की गई। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसके प्रति एक समस्या से समाधान का रास्ता निकालने की उनकी जो कोशिश है वैश्विक मंच पे, क्या उसकी स्वीकार्यता के तौर पर भी देखा जा सकता है? क्योंकि पीएम मोदी जो दुनिया की तमाम बड़ी समस्याएं, चुनौतियां हैं उसके लिए समाधान की बात करते हैं, जैसे किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की चुनौती से तमाम जो देश जो लड़ रहे हैं उससे कैसे निपटा जाए, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक मामला हो, मिशन लाइफ की बात हो, मिलेट्स के माध्यम से बात हो। तो ये जो प्रयास हैं, क्या ये वही वो कोशिशें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को एक वैश्विक लीडर बनाते हैं और शायद इसी फहरिस्त में ये तमाम सम्मान भी जुड़ते हैं? बिल्कुल। ये मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हमको मिलने वाली हैं गयाना से, और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जॉर्ज टाउन, गयाना की राजधानी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली उनके साथ में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का यहाँ पे सेरेमोनिकल वेलकम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री का औपचारिक तौर पर स्वागत। और ये तस्वीरें इस वक्त गयाना जॉर्ज टाउन से आप देख रहे हैं और दोनों ही नेताओं की मौजूदगी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और ये दिखाता है अपने आप में कि प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद से अब औपचारिक तौर से यहाँ पे कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है।
तो ये तस्वीरें आप गयाना से देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पे राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने उनका स्वागत किया। औपचारिक तौर से प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों ही देशों के राष्ट्रगान बजे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जब प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए अंदर जा रहे थे, तब उस वक्त सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बज रही थी। विदेशी सरजमी पे हिंदुस्तान के इस मान सम्मान से जुड़े हुए गान का गायन होना, ये अपने आप में एक और तरीके का एक अभिमान कराता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया में सबसे अच्छा हिंदुस्तान, इस बोल जो गीत के जो बोल हैं, ये किसी भी भारतीय को एक अपने आप में बहुत बेहतर महसूस कराते हैं। और शायद वो जो भाव है वो वहाँ पे सभी को महसूस हो रहा होगा, क्योंकि गयाना में वहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत में राष्ट्रगान तो बजा ही, लेकिन उसके अलावा हमने देखा किस प्रकार से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन के बीच में प्रधानमंत्री तमाम गार्ड का निरीक्षण करते हुए पहुंचे हैं वहां पे राष्ट्रपति भवन में, जहां पे उनका औपचारिक तौर से स्वागत किया गया। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में स्टूडियो में भी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, मिस्टर राजीव कुमार भाटिया जी, क्योंकि आपकी बेहतर समझ है, मैं अपनी सीमित समझ में ही आपसे समझना चाहता हूँ कि राष्ट्रगान के इतर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का ये जो धुन है, क्या ये एक एक्स्ट्रा एक तरीके से एक जेस्चरिंग दिखाता है, या आपने कभी पहले भी इस प्रकार के अनुभव किए हैं? निस्संदेह ये एक विशेष जेस्चर है, जो कि समय समय पर जो बहुत दोस्ताना सरकारें होती हैं या बहुत दोस्ताना होस्ट होते हैं वो करते हैं। और जैसा आप स्वयं बता रहे थे, मुझे भी यही अनुभूति हुई कि न केवल राष्ट्रगीत बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बार मुझे ज़रूर याद पड़ता है कि जब एक VVIP यात्रा हुई थी यहाँ से एक देश में जहाँ पर मैं उस समय मौजूद था, तो वहाँ भी तकरीबन इसी तरह से ये बात दोहराई गई थी। और इसलिए हम बड़ी आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं जी कि कई चीज़ें फिर से हम, जैसे हमने पहले नाइजीरिया में देखा था, वही स्पेशल जेस्चर्स हो रहे हैं। कुछ हल्के भी हैं। पहली बात तो ये कि एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति स्वयं लेने के लिए आए, ये सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। प्रोटोकॉल के लिहाज से अगर वो सिर्फ मंत्री को भेज देते, जैसा कि नाइजीरिया में हुआ, वो पर्याप्त था। मगर गयाना एक और ज़्यादा अपने आप को निकट महसूस करता है, तो न केवल राष्ट्रपति आए मगर उनके साथ कई उनके मंत्री भी आए। फिर आपने देखा कि फिर जैसे नाइजीरिया में हुआ था, वैसे ही जॉर्ज टाउन की जो चाबियाँ हैं वो औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री जी को दी गई। और तीसरा आपने देखा, आपने स्वयं बताया, सारे जहां से अच्छा बज रहा है। और चौथी बात शुरू में ही आपने भूमिका में कही थी कि उच्चतम सम्मान प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा। तो ये सब ऐसे जिसे कहते हैं कि किसी सरकार के वाण होते हैं, जो कि दोस्ती के वाण होते हैं, और जो इस बात को बताना चाहते हैं खासतौर से भारत के लोगों को कि ये एक दोस्ती जो है विशेष दोस्ती है। और इसीलिए पूरी दुनिया लांघ कर, पूरी दुनिया पार करके भारत के प्रधानमंत्री आज गयाना में अपनी यात्रा के लिए पहुंचे। बिल्कुल। डॉक्टर अपराजिता कश्यप जी, आप इन तस्वीरों को किस तरह से देखती हैं और आपकी अपनी फीलिंग्स या अपनी अनुभूति क्या थी जब आपने भी इस धुन को सुना? और मैंने आपसे सवाल किया था, उस बात को फिर से जोड़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को इस यात्रा के दरमियान गयाना ही नहीं बल्कि 4 देशों के बड़े सम्मान से नवाजा जा रहा है, तो ये भी अपने आप में एक भारतीयों के लिए फक्र का मौका। बिल्कुल। अगर हम जैसे डिप्लोमेसी जो होती है तो उसमें सिंबॉलिज्म का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस सिंबॉलिज्म से वहाँ के गवर्नमेंट ने दिखा दिया है कि उनका इंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। वो ज़रूर एक कॉन्क्रीट बायलैटरल कोऑपरेशन की तरफ मूव करना चाहते हैं। आपके पिछले सवाल पे अगर मैं जाऊं तो प्रधानमंत्री मोदी का स्टेचर इज़ ऑन द राइज, बिकॉज ये उनका तीसरा टर्म है और आसान नहीं होता है 3 टर्म प्रधानमंत्री बनना। तो इसलिए उनका स्टेचर स्पेशली ग्लोबल साउथ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वो G20 का प्रेसिडेंसी जो बेटन है वो पास हुआ इंडिया से ब्राज़ील में। लैटिन अमेरिका के अंदर लूला भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं। तो और ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पॉपुलराइज करने में लूला का बहुत हाथ था। तो ये 2 बड़े नेता जो ग्लोबल साउथ या साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं, और एक ये प्रधानमंत्री एक डेवलपिंग कंट्री गयाना में आते हैं
इसका बहुत ज़्यादा महत्व होगा बायलैटरल कोऑपरेशन पे और रीजनल कोऑपरेशन जो भारत और कैरिबियन रीजन के साथ हमारा कोऑपरेशन होगा। इम्पॉर्टेंटली इसमें एक और चीज़ है कि जो गायना है वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो वो एक कंफर्ट लेवल भी हो जाता है बिकॉज दूसरे कंट्री जो हैं उस रीजन के वो जैसे सूरीनाम डच बोलता है, बाकी के जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो स्पेनिश बोलते हैं, तो कंफर्ट लेवल भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होने से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, और ये अपने आप में दिखाता है कि एक 56 साल के बाद प्रधानमंत्री की यात्रा के आखिर क्या मायने हैं। इस विषय पे विस्तार से अपने मेहमानों से हम बातचीत करते रहेंगे और हर पल की तस्वीर जो कि गयाना से जॉर्ज टाउन से आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये दोस्त भी है। ये दर्द मिटाता है, ये हौसला बढ़ाता है, ये साथ में खेलता है, ये त्योहारों में रंग जमाता है, ये आफत में किसी ढाल से कम नहीं है। अपने नाम का अपना घर किसी सपने से कम नहीं, तभी तो आज दुविधा घर के बाहर पाई जाती है और सुविधा अंदर। हमारी सरकार जो घर देती है ना, इसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती, शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। PM आवास 4 करोड़ से अधिक परिवारों को सुकून, सुविधा, स्वाभिमान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में इस वक्त गयाना में मौजूद है। अब से कुछ देर पहले वो राष्ट्रपति भवन उनका पहुंचे हैं, जहां पे उनका औपचारिक तौर से स्वागत किया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर राजीव कुमार भाटिया जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, इसके अलावा डॉक्टर अपराजिता कश्यप जी, जो कि JNU से ताल्लुक रखती हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। मिस्टर भाटिया, आपसे समझना चाहते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण बातचीत होती है, जो एक तरीके से सीरियस डिप्लोमेसी जिसको कहा जाता है, उससे पहले इस प्रकार के जेस्चरिंग से, इस प्रकार के स्वागत से, आवभगत से एक टोन सेट होता है। आप उस टोन को सेट होते हुए किस तरह से देख रहे हैं, जब भारत और गयाना के संबंधों के लिहाज से अगर बात की जाए? और दूसरा चीज़ ये भी कि प्रधानमंत्री का जो एक सम्मान का हम लोग जिक्र कर रहे थे, वो उनको किस प्रकार से, जो अभी मौजूदा यात्रा में देखें तो 4 देशों का सम्मान, कैसे उनको एक वैश्विक नेता के स्तर पर और ज़्यादा प्रमुखता से स्थापित करता नजर आता है? देखिए, ऐसा है कि भारत की जो आज कूटनीति है, जो डिप्लोमेसी है, वो पूरी तरह से दुनिया के लोग, दुनिया के शासक, दुनिया की सरकारें जान चुकी हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, अब तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। बहुत सारी यात्राएं हमारे प्रधानमंत्री ने की है, हर क्षेत्र में गए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ख़ास तौर से जो पिछले साल भारत ने G20 की अध्यक्षता करी, उससे एक चरम सीमा पहुंची, एक क्लाइमेक्स हुआ, जिसमें कि दुनिया के सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ये बात मालूम पड़ गई कि भारत एक ऐसा देश है जो शांति और विकास के पथ पर चल रहा है और चाहता है कि दुनिया भी उसी पथ पर चले, और उसके लिए जो भी रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, यदि उनको सुलझाने में मदद कर सके तो भारत उसके लिए तैयार हो। ये श्री नरेंद्र मोदी का
एक मैसेज है दुनिया के लिए जिसकी आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ अगर मैं एक बात और जोड़ दूं, डॉक्टर कश्यप ने बड़ी अच्छी बात कही है, 2 बार उन्होंने कहा है कि ये ग्लोबल साउथ का क्या परिप्रेक्ष्य है। जिन देशों को पहले हम लोग विकासशील देश कहा करते थे या एक पुरानी ज़ुबान में थर्ड वर्ल्ड कहा करते थे, आज वो सारे फ्रेज हम इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। हम ग्लोबल साउथ उन देशों को कहते हैं जो अब विकासशील हैं और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, और इनकी क्या समस्याएं हैं, इनके क्या हित हैं और कैसे इनकी बात पूरे विश्व के मंच पर पहुंचनी चाहिए, इस बारे में भारत ने 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान किया जा सकता था वो किया गया। और ख़ास तौर से ये बात जाहिर है, क्यों मैं इस बात को ला रहा हूँ और क्यों डॉक्टर कश्यप इस बात को ला रही हैं जी, कि जो कैरिबियन रीजन के देश हैं उनमें से काफ़ी देशों ने और ख़ास तौर से गियाना ने उन तीनों शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। और इस शिखर सम्मेलन ऐसे थे जिसमें कि बहुत कम धन खर्च हुआ, क्योंकि ये अपने आप में सारी डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस थी जिसमें शासकों ने अपने देशों को छोड़े बिना पूरी तरह से अपने विचारों से सभी दूसरे लोगों को अवगत कराया। और इन सम्मेलनों से फ़ायदा ये हुआ कि भारत ने जब विकासशील देशों की हितों की बातें G20 में उठाई, उससे भारत की आवाज़ में वज़न है ऐसा समझा गया। और उसी का आज ये असर हो रहा है कि ब्राज़ील में जो अभी समिट समाप्त हुई है, शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ है, वहाँ पर भी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं कि भारत ने जो अपने प्रेसिडेंसी के दौरान हासिल किया था उसका एक इम्प्रिंट, उसकी एक छाप रियो डिक्लेरेशन जो कि ब्राज़ील में हुआ है उसमें देखी जा सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो एक निरंतरता चल रही है, जो कॉन्टिन्यूटी चल रही है, जिसमें एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में बिना किसी कठिनाई के हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये भारत के लिए मैं समझता हूँ, हमारी विदेश नीति के लिए, हमारी कूटनीति के लिए एक बहुत गर्व का विषय है। बिल्कुल डॉक्टर अपराजिता जी, आपको लगता है कि भारत की जो एक विदेश नीति है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट तरीके से दिखाई पड़ रही है, बीते लगभग एक दशक में हमने उसका बहुत बेहतरी के साथ में दुनिया के सामने उसको स्थापित भी किया, आपको लगता है कि ये जो एक मौजूदा एक विदेश नीति का पूरा एक स्पेक्ट्रम है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, वो हमको दिखाता है कि साहब हम सबके साथ एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लिहाज से भी करते हैं। आपने जिस ग्लोबल साउथ या साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात की, वो अपने आप में इस बात को भी इंगित करता है कि ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं उसकी एक मुखर आवाज़ के तौर पर आज भारत उसकी अगुवाई कर रहा है। वैश्विक मंच पे सबसे ज़्यादा मुखरता से इस आवाज़ को, इन कंसर्न्स को रखने में पीएम मोदी का हाथ है। तो आपको लगता है कि ये जो अपने आप में मौजूदा इस वक्त की जियोपॉलिटिक्स है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की ये जो प्रयास है ये भी अपने आप में उनको एक अलग दर्जा देते हैं और सब समस्या से समाधान का रास्ता निकालने की उनकी जो एक विजनरी सोच है वो भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, मैं इसको जोड़ना चाहूँगी। G20 समिट जो भारत ने कंक्लूड किया तो उसमें हमारा था वासुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ब्राज़ील में जो मोटो था, थीम था, वो था बिल्डिंग अ फेयर वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। और अगर आप देखें प्रधानमंत्री को तो उन्होंने ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया कि गयाना जो कि एक साइज़ में भारत से छोटा है, जीडीपी में भी भारत से छोटा है, लेकिन उन्होंने उसको एट पार ट्रीट किया। और ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हम प्रधानमंत्री अगर हम देखें तो पहले भारत नॉन अलाइनमेंट में बिलीव करता था, लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम कहते हैं एक्टिव नॉन अलाइनमेंट, जिसमें कि हम सिर्फ नॉन अलाइन नहीं रहेंगे, तटस्थ नहीं रहेंगे, बट हम एक्टिवली अपने आप को, अपना पोजीशन को परस्यू करेंगे। और वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत हद तक उस बात को आगे बढ़ाया है। ऑल्सो ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अगर हम देखें
तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी तो क्योंकि अभी ये वर्ल्ड ऑर्डर उस तरह से हम वॉर आउटब्रेक नहीं देख रहे हैं, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी, और उसमें भारत और गायना का जो संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गायना एक प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो प्राइमरी रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी है, भारत के पास तकनीक है, तो हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज टेक्नोलॉजी है, और प्रधानमंत्री को ये बात पता है, इसलिए हम जब बायलैटरल ट्रेड की बात करेंगे तो हम उसमें प्रोडक्ट्स में जैसे उनका राइस हो गया, शुगर केन हो गया, गोल्ड, बॉक्साइट या क्रूड ऑयल हो गया, या हम उसमें वैल्यू एडिशन की बात करेंगे, जो कि आई थिंक प्रधानमंत्री के विजिट का बहुत अहम मुद्दा है कि हम प्रोसेसिंग पार्ट का रख रखाव देखेंगे या उस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा पोटेंशियल जो है या कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो है टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जो प्रधानमंत्री नेगोशिएशंस के दौरान बहुत अहम रूप से आगे बढ़ाएंगे। जी एम्बेसडर भाटिया, आपको लगता है कि अगर हम सेक्टर वाइज देखें या दोनों देशों की, भारत और गयाना की जो एक्सपर्टीज़ हैं, क्षमताएं हैं, उसके लिहाज से बात करें तो वो क्या सेक्टर्स हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनमें दोनों देश अपनी अपनी तरीके से एक दूसरे के मददगार साबित हो सकते हैं या विन विन सिचुएशन हो सकती है? वो क्या पहलू हैं जहां पे अभी तक हम आगे बढ़ के आए हैं व्यापारिक संबंधों के लिहाज से बात की जाए, और मौजूदा परिप्रेक्ष्य की इस यात्रा के बाद से कौन से नए आयाम खुलने की संभावनाएं आप देख रहे हैं? तो क्षेत्र तो जिनमें अभी तक सफलताएं मिली हैं, सहयोग बढ़ा है, वो बराबर हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में निस्संदेह गयाना के पास आर्थिक साधन हैं, और इसलिए जो भारत के यंत्र हैं, भारत का जो इक्विपमेंट है, भारत की जो ट्रेनिंग है, भारत का जो सहयोग है, वो प्राप्त किया जा सकता है। अभी जहाँ तक हुआ उससे आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर बिना प्रधानमंत्री की यात्रा के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो निस्संदेह इस यात्रा के बाद वो आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात जिसे हम कह सकते हैं शिक्षा और ट्रेनिंग की बात है। ऐसा बताया जाता है कि हमारे आईटेक प्रोग्राम में अभी तक पिछले कुछ वर्षों में तकरीबन 800 छात्रों ने या अधिकारियों ने उस देश से हमारे देश में आकर ट्रेनिंग प्राप्त की है। अपने आप में एक अच्छा नंबर है ये, मगर इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। फिर जहाँ तक ऊर्जा का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ भी गयाना को बढ़ना है और भारत का उसमें सहयोग हो सकता है। साथ ही साथ जो बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च की थी भारत ने जी, उसके बारे में ऑलरेडी गयाना उसका सदस्य है, और डॉक्टर इरफान अली और प्रधानमंत्री मोदी उसको आगे कैसे और बढ़ाना है, उसको कैसे मजबूत करना है, उसके बारे में निस्संदेह चर्चा होगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर निस्संदेह प्रधानमंत्री अपने तरीके से बताएंगे डॉक्टर इरफान अली को कि उनके अपने संस्मरण क्या रहे रियो दी जेनेरो की समिट में, कैसे वहाँ पर 3 या 4 मुद्दों को विशेष रूप से उठाया गया, कैसे दुनिया में जो इस समय हंगर और पॉवर्टी की समस्या है उसको दूर करने के लिए क्या यत्न किए जा रहे हैं। ये कहा गया है कि ब्राज़ील ने बहुत आधिकारिक सूत्रों से ये बताया कि आज भी दुनिया में 733 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि हंगर को सामना कर रहे हैं, भूख का सामना कर रहे हैं जी। तो अगर ये स्थिति ऐसी है जबकि विश्व में अनाज की कमी नहीं है, तो इसके बारे में निस्संदेह चर्चा होगी। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारी वातावरण की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, वो हर देश की समस्या है। तो उसके बारे में ये सोचा जाएगा कि दोनों देश मिलकर, दुनिया की चिंता तो अलग है मगर आपस में कैसे सहयोग बढ़ा सकते हैं उसकी बात की जाए। और तीसरा अंत में मैं ये भी कहूँगा कि गयाना के बारे में हो सकता है उनकी लीडरशिप एम्बिशंस हैं, वो अपने आप में जैसा बताया डॉक्टर कश्यप ने कि
अंग्रेज़ी बोलते हैं, कॉमनवेल्थ से संबंध रहे हैं, ब्रिटेन ने वहाँ पर अपना छाप छोड़ी हुई है। तो अब बार बार यूएन में और यूएन के बाहर और G20 में कहा जा रहा है कि कैरिबियन रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ से प्रतिनिधित्व आना चाहिए जी। तो अब उस क्षेत्र से कुछ देश होंगे जिनमें आपस में प्रतियोगिता होगी जी, मगर भारत के साथ संबंध जोड़कर जी हो सकता है कि पहले भी रह चुके हैं ये अस्थायी सदस्य के रूप में जी, तो कहीं ना कहीं पर ये एक ऐसा देश जो कि कैरिकॉम का भी चेयरमैन रह चुका है, हो सकता है कि कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं हों जिनके बारे में बातचीत होगी। बिल्कुल, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यूएन जैसी संस्था में जो वैश्विक संस्थाएं उसमें रिफॉर्म की बात का जो मुद्दा है उस पर भारत लगातार मुखर आवाज़ बन के निकला है और वो मसला लगातार चर्चाओं में रहता है। आप दोनों मेहमानों से ये बातचीत जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस हमारे खास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री इस वक्त गयाना की यात्रा में है, जहां पर अब से कुछ देर बाद द्विपक्षीय बैठकों का मुलाकातों का दौर चलेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो कैरिकॉम सदस्य देश हैं, 20 या 21 देशों का जो संगठन है, उसके साथ भी भारत कैरिकॉम सदस्य देशों की जो बैठक है उसके दूसरे संस्करण की आज एक तरीके से अध्यक्षता करते नजर आएंगे। क्या है ये पूरा संगठन, इसके बारे में जिक्र करते हैं। क्या है कैरिकॉम समूह, अपने आप में इसको समझना जरूरी है। कैरिकॉम का मतलब है कैरेबियन समुदाय, यानी कैरेबियन कम्युनिटी को लेकर वो कैरिकॉम समूह एक तरीके से संगठन बनता नजर आता है। 1973 में इसको स्थापना की गई थी। 20 देशों का समूह था, जिसमें अब सदस्य देशों के माध्यम से इसकी संख्या 21 हो गई है। 15 सदस्य राज्य हैं, इसके अलावा 6 संबद्ध सदस्य हैं जो कि अधिकांश छोटे द्वीपीय देश हैं। अपने आप में ये कैरेबियाई इलाके के तमाम वो देश हैं जो कि पहले 15 + 5 थे, अब वो 21 एक संख्या एक तरीके से हो गई है। कैरिकॉम का सचिवालय जॉर्ज टाउन यानी कि गयाना में ही मौजूद है, जहां पे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर देने का एक तरीके से इनका सबसे ज्यादा फोकस होता है। संगठन के सदस्य देश साझा विदेश नीति पर काम करते हैं, क्योंकि उनके हित साझा हैं। ऐसे में वो मिलकर विदेश नीति को फॉर्म करते हैं, उसके आधार पर उस पर एक्ट करते हैं। 1991 में UNSC में कैरिकॉम को मिला था पर्यवेक्षक के स्तर का दर्जा, यानी कि उनके सदस्यता, उनके संगठन को एक तरीके से UN में भी मान्यता मिलती नजर आई है। इस प्रकार से देखा जाए तो कैरिकॉम समूह के सदस्य देशों के जिक्र करें, जो कि 15 सदस्य देश है, उनमें कौन कौन से देशों के नाम है। एंटीगुआ और बारबुडा है, बहामास है, बारबाडोस है, बेलीज है, डोमिनिका है। ये तमाम वो देश हैं जो कि उन 15 सदस्यों के तौर पर कैरिकॉम सदस्य देशों का हिस्सा है। कौन से और देश है? इसके अलावा ग्रेनाडा है, और इसके अलावा गुयाना है, हैती है, जमैका है, मोंटेसेरोट है। ये वो तमाम देश हैं जो कि उन 15 सदस्यों के तहत इस कैरिकॉम संगठन का हिस्सा है। इसके अलावा सदस्य देशों की बात की जाए तो सेंट लूसिया भी इसके अंतर्गत मौजूद है, सेंट किट्स और नेविस भी इसके अंतर्गत मौजूद है। ये छोटे द्वीपीय समूह के तौर पे एक तरीके से मौजूद है। वहाँ पे सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस भी वहाँ पे उस देश के तौर पे मौजूद है। सूरीनाम भी है, त्रिनिदाद और टोबैगो भी एक देश के तौर पर इस कैरिकॉम संगठन का हिस्सा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए किस तरीके से इनके तहत जो सहयोगी सदस्य हैं वो भी, क्योंकि 15 देश के अलावा सहयोगी सदस्य भी हैं जिनकी संख्या 6 है, उसमें एंगुइला भी है, बरमूडा है, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह है, कैमैन द्वीप समूह है, कुराकाओ है, इसके अलावा तर्क और कैकोस द्वीप समूह है। ये वो 6 सदस्य एक तरीके से हैं जो कि उसकी संख्या 15 और 6 मिला के 21 करते नजर आते हैं। भारत कैरिकॉम सहयोग के लिहाज से अगर बात की जाए
किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण है। भारत के कैरिबियाई देशों से मजबूत साझा सांस्कृतिक संबंध है, जिसका जिक्र अभी हम कुछ देर पहले अपने मेहमानों से चर्चा में भी कर रहे थे। 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया मजदूरों के रूप में तमाम भारतीय इन अलग अलग देशों में पहुंचे थे। उस वक्त ब्रिटेन का हुकूमत इस तमाम देशों में भी थी और भारत पे भी थी। इस लिहाज से यहाँ से बड़ी संख्या में लोग वहां तक 7 समंदर पार पहुंचे थे। तमाम कैरिबियाई देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की मौजूदगी है। ये भारत और इन तमाम देशों के बीच के संबंधों का एक बड़ा आधार है। 2003 में भारत के कैरिकॉम से एक तरीके से संबंधों की बेहतरी से शुरुआत की नींव पड़ी थी। 2003 वो वर्ष था, लेकिन उसके बाद से एक शिथिलता रही, लेकिन उस शिथिलता के बाद पीएम मोदी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। सितंबर 2019 में यूएनएससी में न्यूयॉर्क में वहां पे बैठक चल रही थी। उस दरमियान कैरिकॉम समूह के 14 नेताओं यानी 14 देशों के प्रमुखों के साथ में पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। 2019 में न्यूयॉर्क में ये यूएनएससी की बैठक के इतर बैठक हुई थी। ये अपने आप में पहला मौका था जब भारत कैरिकॉम समिट का पहला संस्करण की एक तरीके से शुरुआत हुई थी। इस बैठक के तहत राजनीतिक संस्थागत संवाद, आर्थिक व्यापार, निवेश पर विस्तार से चर्चा हुई थी और ये बताया गया था कि अब हम यहाँ से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सामुदायिक परियोजनाओं के लिए भारत ने उस बैठक के दरमियान तय किया था कि $14 मिलियन का अनुदान देंगे, और जो कि भारत ने एक तरीके से इन तमाम देशों को सामुदायिक परियोजनाओं के लिए, विकास परियोजनाओं के लिए दिया भी था। इसके अलावा सौर, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन के लिए भी $150 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भारत की ओर से कैरिकॉम सदस्य देशों को दी गई है। संगठन को यह अपने आप में एक बड़ा सहयोग भारत की ओर से इन तमाम देशों को दिया गया है। कैरिकॉम देशों को कोविड के समय भारत ने वैक्सीन और जो दवा थी या अन्य प्रकार की जो स्वास्थ्य मदद थी वो उपलब्ध कराई थी। इस बात का भी जिक्र साफ तौर से देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो कि भारत की पहल पर शुरू हुआ था, ISA के तहत भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से कैरिकॉम सदस्य देशों को काफी मदद की है। यह भी अपने आप में दिखाता है कि उनकी जो व्यवहारिक जरूरतें हैं उसके लिए भारत एक समाधान देता हुआ नजर आ रहा है। भारत की पहल पर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन जो कि CDRI के तौर पे जाना जाता है, उससे भी एक तरीके से इन तमाम छोटे देशों को मदद मिल रही, क्योंकि कैसा ढांचा बनाया जाए जो कि आपको प्राकृतिक समस्याओं से, चुनौतियों से निपटने में मदद कर सके, तो CDRI के माध्यम से भारत की इस पहल का फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है। भारत की पहल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में शामिल हैं। कैरिकॉम देश जो तमाम जो देश हैं वो इसमें शामिल होते रहे हैं। जब कभी भी भारत की ओर से इस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट की गई है, उसमें इन देशों की मौजूदगी ये दिखाती है कि भारत का इन देशों के साथ में किस प्रकार का संबंध है। इसी लिहाज से अगर बात करें भारत कैरिकॉम सहयोग, किन किन क्षेत्रों में सहयोग है, उन तमाम सेक्टर्स की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसको पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, DPI भारत की एक बड़ी पहल है। कौशल विकास, क्षमता निर्माण भी इसके अंतर्गत आता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भी भारत की ओर से इसमें मदद का एक बड़ा आधार बनता है। साथ ही साथ शिक्षा यानी कि जो शिक्षा एजुकेशन का क्षेत्र है उसमें भी भारत लगातार मदद करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, क्षमता निर्माण, ये तमाम वो सेक्टर। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा जो सोलर एनर्जी के माध्यम से किस प्रकार से उनकी व्यवहारिक जरूरतों को भारत पूरा कर रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आर्थिक, कृषि, फार्मा और ऊर्जा, ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जिनमें इन सेक्टर्स में भारत और कैरिकॉम देशों के बीच में सहयोग देखने को मिल रहा है। भारत अपनी क्षमताओं के साथ में लगातार इन देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो चाहे वो आर्थिक, कृषि, फार्मा या ऊर्जा का क्षेत्र हो या फिर नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो, ये अपने आप में तमाम वो सेक्टर्स हैं जहां पे ज्यादा सहयोग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क, पीपल टू पीपल कनेक्ट में भी बहुत ज्यादा हमारे बीच में संभावना है। साथ ही साथ लचीले बुनियादी ढांचे सहयोग की बात की जा रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा हो या फिर जलवायु परिवर्तन, ये वो चुनौतियां हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर मिलकर तमाम देशों के साथ भारत काम कर रहा है। कैरिकॉम संगठन के जो तमाम देश हैं उनके लिए इसी प्रकार से कैरिकॉम का महत्व किस लिहाज से भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रणनीतिक तौर पर भी ये अपने आप में पूरा इलाका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश नीति के लिहाज से अगर देखा जाए, कच्चे तेल के भंडार से भरपूर है ये पूरा इलाका, जो कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है। सोना, चावल, इस्पात के भंडार इन तमाम इलाकों में मौजूद है। इस लिहाज से जो भारत को जो खनिज की जो संपदाओं की जरूरत है उस लिहाज से वो मददगार साबित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देशों पे ज्यादा असर पड़ता है। इस लिहाज से इनको भारत जैसे बड़े देश के सहयोग और उसकी क्षमताओं की जरूरत भी है। व्यापार और आर्थिक सहयोग में तमाम तरीके से आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, और शायद इसीलिए मौजूदा जो आज का जो दूसरा जो संस्करण होगा भारत और कैरिकॉम सदस्य देशों के बीच बैठक का, वो अपने आप में यहां से एक नया आधार तैयार करेगा। इन तमाम बातों पर विस्तार से आगे हम चर्चा भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़िया है,
प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में। कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में, आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों का बेहद अहम दौरा। नाइजीरिया में आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर। ब्राजील में G20 में वैश्विक शांति सुरक्षा पर मंथन। गुयाना से भी मजबूत होगी दोस्ती की डोर। 3 देशों से PM मोदी के दौरे की पल पल की खबर। हर जरूरी अपडेट के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ DD न्यूज। नई सुबह नई शुरुआत DD न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे DD न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री इस वक्त गयाना में मौजूद हैं। उनके इस यात्रा से जुड़ी तमाम खबरों पे हम लगातार विस्तार से बात कर रहे हैं। जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन इस वक्त नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गयाना यात्रा पर पहुंचे PM मोदी का जॉर्ज टाउन में हुआ औपचारिक स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। थोड़ी देर में होगी द्विपक्षीय वार्ता। टेरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री होंगे शामिल। महाराष्ट्र झारखंड सियासी समर में दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में हुआ बंद। एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में बीजेपी गठबंधन को बढ़त। उत्तर प्रदेश के करहल में वोटिंग के दिन दलित युवती की हत्या से हड़कंप, मामले में 2 गिरफ्तार। सपा नेता पर हत्या का आरोप। भाजपा ने अपराधियों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा।
एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को दी 1-0 से शिकस्त। खेल मंत्री ने दी बधाई, कहा शानदार और जबरदस्त जीत। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ रंगारंग शुभारंभ। दुनिया भर से सिने प्रेमियों और फिल्म निर्माताओं का लगा जमावड़ा। प्रसार भारती का OTT हुआ लॉन्च। तो इस वक्त की आप सुर्खियां देख रहे थे। वापस लौटते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गयाना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली से उन्होंने मुलाकात की है। जॉर्ज टाउन में राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली से पीएम मोदी की अगवानी की और उनका औपचारिक तरीके से स्वागत किया। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच मित्रता और गहरी होगी। वे 56 साल में गयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां की संसद की विशेष बैठक को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कैरिकॉम इंडिया शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को कैरेबियाई देश डोमिनिका अपने सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित करेगा। और किस प्रकार से अहम है प्रधानमंत्री की मौजूदा गयाना यात्रा, इस विषय पे बात करने के लिए 2 और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ पे मौजूद हैं। उनका हम रुख करते हैं, उनसे परिचय आपसे कराते हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सज्जनहार, क्योंकि अभी जो तस्वीरें हमने देखी हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री का भव्य जोरदार तरीके से औपचारिक स्वागत की तस्वीरें, भारत का राष्ट्रगान भी बजा, तो हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की जो धुन है वो एक बार फिर से सुनाई पड़ी है। ये एक मोमेंटम सेट करता है और भारत के प्रति गयाना के द्वारा दिए जा रहे सम्मान को भी दर्शाता है। किस तरह से आप देखते हैं इसको? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरेंद्र जी। बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर। जैसे आपने बताया पहले, ये 56 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं। परंतु जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जब से सरकार आई है 2014 में, तो उनका जो रवैया रहा है, रुख रहा है, जो देश चाहे बड़े हों छोटे हों सबके साथ हमको अपने संबंधों को और आगे ले जाना है। और गयाना तो हमारे लिए बहुत ही विशेष प्रकार का देश बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ की 8 लाख की जनसंख्या है, उसमें करीब 40% के आसपास भारतीय मूल के लोग हैं। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, उन्होंने भी भारत में भारतीय वंश के हैं और उन्होंने भारत में पढ़ाई भी की है। हमारा जो इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है उसके वो सदस्य रह चुके हैं, भारत आ चुके हैं। पिछले साल भी वो आए थे भारत में, उनको भारतीय प्रवासी सम्मान अवार्ड से सुशोभित किया गया था, नवाजा गया था। तो उनका भी बहुत अच्छा संबंध है। भारत के संबंध वैसे भी गयाना के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। और अगर हम और भी क्षेत्र देखें, जैसे आपने अभी बताया, सांस्कृतिक क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु सांस्कृतिक और खेल कूद के उसमें देखें तो क्रिकेट के तो सबसे बड़े दिग्गज जो वेस्ट इंडीज के रहे हैं वो गयाना से ही आए हैं। तो हमारा संबंध बहुत ही बहुमुखी है। और क्योंकि भारत के मूल के वहाँ पर बहुत लोग हैं, तो इसीलिए वहाँ पर और महत्व बढ़ जाता है भारत के सांस्कृतिक संबंध। परंतु 2015 में वहाँ पर तेल की खोज हुई, ऑफशोर तेल की खोज हुई। और ऐसा कहा जाता है जो भी ऑफशोर देश हैं उसमें चौथा सबसे ज्यादा रिजर्व 11 बिलियन बैरल ऑयल वो गयाना के पास आ गया है। तो मतलब इसके ऊपर सऊदी अरेबिया और कतर और नॉर्वे थे। अब नॉर्वे को हटाकर ये चौथे नंबर पर आ गए हैं कतर। इनको तो कहा जाता है जो ये दक्षिण अमेरिका के जैसे कतर के तरीके से उभर कर आ रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण संबंध है हर क्षेत्र में, चाहे हम इसको जियो स्ट्रेटेजिक में देखें, चाहे आर्थिक में देखें, चाहे
पीपल टू पीपल कांटेक्ट में देखें बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं, जी, मुझे पूरा यकीन है जो प्रधानमंत्री की यात्रा वहां पर दोनों देशों के संबंध, द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाएगी और भारत और कैरिकॉम के जो संबंध हैं, ये द्वितीय शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, उनको भी आगे लेकर जाएगी। कैरिकॉम में करीब 15 देश आते हैं और ये इस हमारे संबंधों को भी बहुत आगे ले जाने में समर्थ होगी। बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आप किस तरह से देखते हैं मौजूदा प्रधानमंत्री की गयाना यात्रा, क्योंकि भारत की विदेश नीति को लगभग बीते एक दशक में रिडिफाइन करना, एक नए तरीके से उसको दुनिया के सामने रखना, जो बात एम्बेसडर सज्जनहार जी ने कही कि छोटा बड़ा देश नहीं, इस प्रकार के भाव में नहीं, बल्कि सभी के साथ समान भाव से बर्ताव करते हुए आगे दोस्ती को आगे बढ़ाने की सोच के तहत प्रधानमंत्री मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में हम अफ्रीका के देशों के लिहाज से बात करें या कैरिबियन देशों के लिहाज से बात करें, आपको लगता है कि ये भी प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरी विदेश नीति को डिफाइन करने के लिहाज से इस यात्रा को आपके नजरिए से कैसे देखा जाए? एक तो आरिंद्र बाइलेटरल पर्सपेक्टिव है जो एम्बेसडर सज्जनहार ने बहुत खूबसूरती से बयान किया अभी, कि हमारे ऐतिहासिक और धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है इन सब लोगों के साथ और लगातार तालमेल बना ही रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति भारतीय मूल के हैं, भारत में रह चुके हैं, शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं वगैरह। पर आपने जो बड़ा परिप्रेक्ष्य सामने किया है अभी, कि भारत का जो विश्व स्तर पर ग्लोबल साउथ पर जो पूरा ध्यान है केंद्रित, उस नजरिए से भी देखें तो ये दक्षिण अमेरिका को भारतीय विदेश नीति का द लास्ट फ्रंटियर के नजरिए से एक जमाने में देखते थे। तो जो लगातार भारत की छवि बदली है और भारत की कनेक्टिविटी, एंगेजमेंट ग्लोबल होती हुई नजर आती है, जिसमें ग्लोबल साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ध्यान है, उसके चलते आप देखें कि हमारा जो रुझान है इन सब देशों से जुड़ने का, वो बहुत अलग है। आज आप पिछले 2 या 3 साल में विदेश मंत्री की यात्राएं देख लें। 2021 में डॉक्टर जयशंकर मैक्सिको गए, फिर 2022 में वो अर्जेंटीना गए, ब्राजील गए, पैराग्वे गए, और पिछले साल वो पनामा, गयाना, यहाँ प्रधानमंत्री अभी हैं, कोलंबिया और डोमिनिकन रिपब्लिक में गए। तो ये लगातार जो विदेश मंत्रालय का फुटवर्क जिसको हम कहते हैं, कि वो लगातार कोशिश होती है कि इन देशों से जुड़ते रहें। और फिर जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो अभी कैरिकॉम इंडिया सेकंड समिट होने वाली है, इससे पहले G20 समिट हुई, वहां भी एक वहां के क्षेत्र के जो आउटरीच हुई है वहां के नेताओं के साथ, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ। तो कुल मिलाकर इस यात्रा में केवल कैरिबियन और साउथ अमेरिका के जो देश हैं, करीब करीब आप देखें सब लोगों से मिलकर करीब 30 के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्षों से इसी यात्रा में तालमेल बन जाता है। और उसके साथ संसद का अधिवेशन तो है, पर संसद का विशेष अधिवेशन जैसे आपने कहा, वो भी एक अवसर है कि वहां की जो पॉलिटिकल एलीट है वो अलग अलग क्षेत्रों से है, अलग अलग सेक्टर से है, अलग अलग नजरिए की वो रूलिंग एलीट एक तरह से है। तो पूरी जो वहां की पॉलिटिकल एलीट है उससे भी जुड़ने का भारत के प्रधानमंत्री को मौका मिलता है, ताकि आने वाले समय में जब और कई चीजें तय होंगी, निर्णय होंगे वहां की सरकार के, तो उसमें भारत का क्या रवैया, क्या भारत की छवि उनके सामने आती है। और बाकी चीजें तो हैं, पर अभी मुझे लगता है जो एम्बेसडर सज्जनहार ने जिक्र किया कि 2015 से ऑयल एंड गैस का जो वहां डिस्कवरीज हुई हैं, जो उन्होंने कतर का उनको उससे मुकाबला किया कि वो बन सकता है आने वाले समय में, तो क्या ONGC वहां जाकर कुछ आपस में तालमेल बना सकती है, साझेदारी बना सकती है? क्योंकि भारत भी करीब करीब 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसमें हम करीब पिछले साल आप देखें तो $132 अरब हमने खर्च किए हैं। तो यदि इस तरह से गयाना में इतनी बड़ी एक तरह से रिजर्व्स मिलती हैं गैस एंड ऑयल की, और भारत की इतनी जरूरत है इंपोर्ट करने की, तो मुझे लगता है आने वाले समय में वो बहुत बड़ा आपस में तालमेल बनने वाला है दोनों देशों का, जिससे मुझे लगता है कि जो साझेदारी, जो हमारी आर्थिक साझेदारी है, जो पिछले 5 सालों में भी लगातार वार्षिक स्तर पर आप देखें 25% से भारत के एक्सपोर्ट बढ़े हैं। तो तालमेल पहले से तेजी से बढ़ रहा है, दोस्ती बड़ी अच्छी है, और आने वाले समय में बहुत सारे नए आयाम खुलने वाले हैं, चाहे वो DPIs को लेकर हो, फार्मा को लेकर हो, ITC सेक्टर को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, और आने वाले समय में गैस और ऑयल को लेकर हो। तो बहुत से अच्छे संबंध बनने वाले हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटी कैरिकॉम लीडर्स के साथ मिलने की है, मुझे लगता है बहुत अच्छी वो अपॉर्चुनिटी है, वो उससे जुड़ जाती है कि भारत जो ग्लोबल साउथ की बात
बड़े बड़े सम्मेलनों में, G20 जैसे सम्मेलनों में लेकर जाता है तो नीचे जमीन पर इन देशों से भी लगातार तालमेल बनाने का उनको अवसर मिलता है। और प्रधानमंत्री लगातार कोशिश करते हैं कि परस्पर व्यक्तिगत तौर पर जो तालमेल बनाते हैं वो अलग अलग नेताओं के साथ, उसके दूरंगामी फायदे भारत को होते हैं कि बाद में भी कई समय तक, आने वाले समय में नीतियों में बदलाव जब आता है तो उनकी जो नजर में भारत का योगदान है उनके अपने विकास के लिए और मिलकर विश्व के विकास और संतुलन और समृद्धि के लिए, वो मुझे लगता है कि वो तालमेल बनाने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है ऐसे इस तरह के बड़ी बड़ी सम्मेलनों में। जी मिस्टर अशोक सजन हाजी, आपको लगता है कि भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को सुरक्षित करने के लिहाज से भी इस यात्रा का जो आपने पहले आंसर में आपने जिक्र किया वो बहुत महत्वपूर्ण। हमने देखा कैसे रूस यूक्रेन संघर्ष के समय या अन्य प्रकार के जो वैश्विक समस्याएं थी, जब कोविड का एक काल एक तरीके से चल रहा था, उस समय भी भारत ने अपने एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाइड करके अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को बेहतरी से मैनेज करने की जो कोशिश की थी। क्या ये भी एक वो पहलू है जो कई बार बड़ी चर्चाओं में छूट जाता है कि साहब जब विदेश नीति को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश जो बीते एक दशक में हो रही है वो शायद हमारी घरेलू ज़रूरतों को भी पूरा करने में एक बड़ा योगदान दे रही है, उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जो ऊर्जा है और तेल और गैस है वो तो हमको बहुत ज़रूरत है। जैसे प्रोफेसर स्वरण सिंह ने बहुत अच्छी तरह बताया, जो हम 88% अपना जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड्स हैं, उसको हमें आयात करना पड़ता है और पूरी दुनिया से हम करते हैं और अमेरिका से भी करते हैं, मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया से करते हैं और इस बार तो पिछले 2 साल से तो रूस से बहुत ज़्यादा हमारा ये आयात शुरू हो गया है। और हमने 2 साल पहले, जैसे आपने अभी बताया अरेंज जी, 2 साल पहले हमने यहाँ से भी 1 मिलियन बैरल ऑयल लिया था और तब हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार था वो काफ़ी आगे बढ़ गया था, $200 मिलियन से ऊपर हो गया था। अब पिछले 2 साल की मैं देख रहा था जो फिगर्स हैं, तो उसमें जो वहाँ से निर्यात हुआ, गयाना से निर्यात हुआ भारत में जो आया, तो वो कम मात्रा, कम उसमें पूंजी थी, राशि थी, तो मतलब वहाँ से मतलब इतना तेल नहीं आया होगा। और अभी जब एक आप ही के उसमें दूरदर्शन में मोहम्मद इरफान अली साहब का इंटरव्यू हुआ, रमेश रामाचंद्रन ने जो किया, तो उन्होंने पूछा उनसे जो इसकी क्या संभावनाएं हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है और उसके ऊपर जब प्रधानमंत्री होंगे वहां पर तो उसके ऊपर बातचीत होगी। तो मैं समझता हूं अरेंज जो इसको फॉर्मलाइज करने का और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देखिए गयाना को भी क्या चाहिए, उनको चाहिए जो एक स्टेबल मार्केट होना चाहिए, जो जहां पर उनका जो तेल है वो वहां पर भेजा जा सके और उनको बिल्कुल स्टेबिलिटी मिले, उनको रिलायबिलिटी मिले, उनको जो इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और भारत से अच्छा तो मार्केट और कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और हमें ऊर्जा की हमेशा जरूरत रहेगी। और अभी जैसे कहा गया है 85-88% तो हम आयात करते हैं, तो इसीलिए मैं समझता हूं जो वहां पर दोनों देशों की बड़ी अच्छी जरूरत है, दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ये विन विन पॉसिबिलिटी है इसमें। अगर मुझे आप इजाजत दें अरेंज जी, तो मैं एक और उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगा सिमिलैरिटी, अगर आप देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे, तो 2014 में आपको याद होगा पहले म्यांमार गए, वहां एक्ट ईस्ट उन्होंने पॉलिसी लॉन्च की, उसके बाद वो गए ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा मैं 28 साल बाद आया हूं और इतना अरसा नहीं होना चाहिए। फिर वो गए फिजी में, पैसिफिक आइलैंड फोरम की स्टेट्स में, और वहां पर उन्होंने वहां पे वो जो 14 हैं उनके साथ मुलाकात की, अगले साल उनको भारत में बुलाया और अपने संबंधों को उनके साथ आगे लेकर गए। अभी पिछले साल फिर गए वहां पर, जब ये पपुआ न्यू गिनी में, और वहां के सभी को याद है जो उनके प्रधानमंत्री ने उनका कैसे स्वागत किया, उनके नीचे झुककर उनके चरण स्पर्श करने का प्रयास करके उनका किया। तो मैं जब देखता हूं ये कैरिकॉम के साथ, ये भी 15 देशों का एक संगठन है, 15 देशों का एक समूह है, और इसमें भी ऐसी ही मेरे विचार से बहुत संभावनाएं हैं। और आज कल जब प्रधानमंत्री पहुंचे यहां पर, क्योंकि भारत और गयाना का समय में थोड़ा सा अंतर है, तो इसीलिए उसमें वो, तो जिस प्रकार से उनका स्वागत
ये राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली साहब ने किया, जो उनको गले लगाकर और ऐसे जैसे बहुत पुराने मित्र हों, बहुत अच्छे जानते हों, अब उनको गले लगा लिया है, अब उनको जाने नहीं देना है, ऐसे उनके वो थे। तो बहुत ही मैं समझता हूं जो आत्मीयता से उनकी मुलाकात हुई, आत्मीयता से उन्होंने उनका स्वागत किया, और वही जो सभी अपने सीनियर मिनिस्टर्स को भी साथ लेकर गए उनका स्वागत करने के लिए। तो मैं समझता हूं जो गुडविल है भारत के लिए गयाना में बहुत अधिक है, और इसको आगे ले जाने के लिए, हालांकि ज्योग्राफिकली थोड़ा हमारे में डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि ये अटलांटिक ओशन के उस छोर पर है और हम इंडियन ओशन के बिल्कुल मध्य में हैं, परंतु फिर भी संभावनाएं बहुत हैं। और 15 देशों के साथ जो मुलाकात होगी, और आपने देखा है कितने देश इनमें से अपने सबसे ऊंचे अवार्ड्स प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं, तो इससे भी दर्शाता है जो कितना उनमें भारत के प्रति और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो उन्होंने कोविड में उनकी सहायता की है, उनको वैक्सीन दी है, उनको दवाई दी है, उनका कितना ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं सर बहुत महत्वपूर्ण है कि भौगोलिक दूरी भले ही कितनी हो, लेकिन दिलों से दिलों के बीच की दूरी बहुत कम है, और यही जो गर्माहट है वो शायद संबंधों की इस पूरे तस्वीरों में दिखाई पड़ती है, महसूस भी होती है। आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ में, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों